सारी फिक्र को छोड़कर ये सोचो रात ही है, गुजर ही जाएगी, चाहे कितनी काली, गहरी और डरावनी हो, इतना तो नहीं ही है कि सूरज को मोड़ जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 4 वीडियोस अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए। वो बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए थी और ऐसा नहीं है कि वो अपने 2 ईयर बीएड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है उन लोगों के लिए फ्रूटफुल ना हो, क्योंकि बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, है ना। तो पहले आप बेसिक लेवल पे जाएंगे, उसके बाद ही एडवांस लेवल पे जाएंगे, है ना। तो इंटरमीडिएट लेवल इसको कह सकते हैं हम, जो 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पेपर जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, ये है 2 ईयर बीएड के लिए जो अप्लाई करते हैं और ये पेपर है 2018 का। और ये जो पेपर है ये पेपर मैंने ही दिया है ना, और ये पेपर मेरा ही है, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे कई जगह पे निशान लगे हुए हैं, ठीक है। पहले एक जगह पे क्रॉस लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट वाले में राइट लगा हुआ है। तो बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना, है ना, दिमाग को शांत रख के, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमको सीखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज बुकलेट परीक्षा पुस्तिका, ये 2018 का पेपर है और बीएड 2 ईयर का जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये है। तो ऐसा नहीं है कि इसे बीएससी बीएड वाले ना देखें, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ वीडियो वगैरह मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो भी 2 ईयर बीएड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके हिसाब से भी वो हेल्पिंग हो सकता है, क्योंकि वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो 12th क्लास के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, है ना। और ये जो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम होता है 2 ईयर बीएड के लिए, है ना, इनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन देख लिए हैं या उसको भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बेसिक को तैयार करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है और इसी क्वेश्चन पेपर को हमने मतलब सॉल्व किया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर भी देख सकते हैं आप मेरा, ठीक है। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला पार्ट आएगा जिसमें 20 मिनट्स लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड आंसरिंग टाइम, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 20 मिनट में ही कंप्लीट करना है, बट एक कहा गया है, ठीक है, 20 मिनट मिनिमम में करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ही क्वेश्चन को करने हैं, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आप रीजनिंग भी कर सकते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला, इंग्लिश वाला सेक्शन, ये अंजलि मैम आपको कवर कराएंगी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके चैनल को, तो उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके 20 क्वेश्चन होते हैं और मेनली अगर मैं आप बात करूं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, तो इसमें 20 क्वेश्चन में से कम 10 to 12 क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू रीडिंग कम्प्रीहेंशन पार्ट। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन पार्ट में भी वोकैब, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट इंग्लिश का जो आता है वो ग्रामर का आता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए अच्छे से, है ना। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है। तो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 21 एज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, है ना। तो निम्नलिखित में से शैक्षणिक उपलब्धियों का सबसे अधिक अविश्वसनीय संकेतक क्या है जिस पे हम विश्वास ना कर सकें कि वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हियर
इनहेरिटेड फैक्टर्स विच इज रिलेटेड टू आवर जेनेटिक्स, वंशानुगत कारक, सेकंड एथनिक ओरिजिन, नस्लीय उत्पत्ति, थर्ड क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, कक्षा आधारित अनुभव। तो क्लासरूम एक्सपीरियंसेस मतलब जो क्लासरूम में हमें एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, मे बी वो रिलेटेड हो सकता है लेक्चर मेथड से पढ़ाया गया हो या डिबेट के थ्रू पढ़ाया गया हो बच्चों के बीच में, डिबेट नहीं, उसे हेल्दी डिस्कशन हम कह सकते हैं, है ना, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक्सपीरियंस हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली ये होता है कि अगर कोई टॉपिक कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उनके प्रायर एक्सपीरियंस, बच्चों के प्रायर एक्सपीरियंस हो, या फिर जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, तो बच्चों से कुछ निकलवाना उनकी तरफ से, है ना, कि कहीं ना कहीं वो डेली लाइफ से इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकें और उसका आंसर खुद से वो फाइंड कर सकें। तो कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो क्लासरूम एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। फोर्थ है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म संकल्पना, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बना रहता है कि हाउ मच वी आर यू नो वैल्यूएबल इन क्लासरूम और इन सोसाइटी। तो ये शैक्षणिक उपलब्धियों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस पर तो विश्वास किया जा सकता है। लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप, नस्लीय उत्पत्ति, एथनिक ओरिजिन, सो हियर ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22, आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड्स chances for success in school is maximized when the child is first taught separately, second provided vocational training along with other children, third treated like any other child, fourth facilitated to know his or her potential, है ना। तो क्लास में कोई बच्चा है जिसको फैसिलिटी नहीं है ना, तो ऐसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो सक्सेस अचीव करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको अलग से पढ़ाना चाहिए, दूसरा उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, थर्ड के साथ अन्य सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए, या फोर्थ को उसकी क्षमता को पहचानने में हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसकी पोटेंशियल को जान करके उसको भी इसका आभास करवाना, रियलाइज करवाना, ठीक है, तो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द एबिलिटी ऑफ रीडिंग विद कंप्रीहेंशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम। पढ़ते हुए समझने की क्षमता का अधिक परिणाम होने की संभावना है ना। किसी भी स्टोरी को अगर हम पढ़ रहे हैं, स्टोरी नहीं, अगर हम कहें किसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम अगर रिजल्ट पाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा? ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। फर्स्ट गाइडेड रीडिंग, सेकंड रीडिंग अलाउड, थर्ड अनस्ट्रक्चर्ड साइलेंट रीडिंग, फोर्थ द टीचर रीडिंग टू द क्लास। तो आप लोगों ने ऑप्शन को समझ ही लिया होगा। अगर गाइडेड रीडिंग की बात करें हम, जिसमें बताया गया है कि आपको एक एक वर्ड को समझते हुए पढ़ना है, उनकी मीनिंग को समझते हुए, और उस सेंटेंस में वर्ड का मीनिंग क्या है और क्या सेंस है, ठीक है। अगर ये गाइड करने के बाद पढ़ा जाए, ठीक है, तो ज़्यादा रिजल्ट फ्रूटफुल मिलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर हेल्पिंग शाई स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना। इन चारों ऑप्शन में ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा और ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा एक शर्मिले शाई स्टूडेंट के लिए की सहायता के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कशन, सेकंड ग्रुप प्रोजेक्ट, थर्ड लेक्चर, फोर्थ रोल प्ले, है ना। डिस्कशन में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, है ना, और
हो सकता है वो उसका शाइनेस वहाँ से कम हो। सेकंड, ग्रुप प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। थर्ड, लेक्चर मेथड, टीचर जी आए, उन्होंने पढ़ाया, है ना, और निकल लिए, तो बच्चे ने तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ही नहीं। फोर्थ, रोल प्ले, अगर रोल प्ले करने के लिए दिया जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें आपको ये रोल है, तो कहीं ना कहीं बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ से उसकी शाइनेस कम होगी। ठीक है, तो ये हेल्पिंग हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड जो है वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, वो है लेक्चर मेथड। तो हियर थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स? किसी बच्चे को होमवर्क देने का सबसे अप्रोप्रिएट रीजन हो सकता है ना? फर्स्ट, टू प्रमोट सेल्फ स्टडी, to facilitate exam preparation, third, to check their progress, fourth, to apply their classroom learning। ठीक है, to promote self study, बच्चा खुद से पढ़े, खुद से समझने की कोशिश करे, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हैं ना तो वो परमानेंट मेमोरी में जाता है। मैं शुरू से फर्स्ट वीडियो से इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी पैराग्राफ को या किसी कॉन्सेप्ट को खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, है ना, तो आप कहीं ना कहीं दिल से जुड़ जाते हैं, है ना, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन आपका वहीं रहता है ना, तो ये परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। दूसरा, टू फैसिलिटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से उनको होमवर्क देना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन इससे भी अच्छा आंसर हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। टू चेक देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रगति की जांच करना। ठीक है। फोर्थ, टू अप्लाई देयर क्लासरूम लर्निंग, कक्षा अधिगम को लागू करना, क्लास में उसने जो लर्निंग की है, ठीक है, उसको लागू करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मे भी थोड़ा थोड़ा सही हो सकते हैं सब, ठीक है, बट यहाँ पे जो सबसे सॉलिड आंसर है वो है फर्स्ट आंसर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, टू प्रमोट सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग इफेक्टिव एज अ टीचर इफ सी और ही, एक टीचर के रूप में इफेक्टिव होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ टीचर्स, वह शिक्षक के परिवार से संबंधित है। ये तो वही वाली बात हो गई, चाचा हमारे विधायक हैं, है ना, तो ये कहीं से कहीं तक सही आंसर नहीं है। उसके बाद सेकंड, हैज़ हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इस रियलिटी को हर कोई जानता है, लोगों ने अंबार लगा के रखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्रीज की, है ना, लोगों ने MBA करके बैठा हुआ है, उनके पास जॉब्स नहीं है ना। तो जॉब, ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेन चीज होती है स्किल्स। ठीक है, तो सेकंड इज अ रॉन्ग आंसर। एंड हियर इज वेरी फ्रेंडली एंड लेनियंट विद द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों के साथ मिलनसार और उदार हो। ठीक है, तो ऐसे में तो अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, बच्चा बुरा ना माने, इसलिए टीचर एकदम हमेशा बिल्कुल घी शक्कर वाली ही बात करेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी राइट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा गलत भी कर रहा है, लेकिन टीचर को लग रहा है कि यार कहीं बच्चा बुरा ना मान जाए और उसको गलत करने दे रहा है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव टीचर नहीं होगा। द फोर्थ ऑप्शन, कैन रिलेट टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी स्लाइड हो गया ये, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4, वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और परेशानियों को समझे, है ना, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है, तो उसको अगर टीचर समझ जाए, भांप जाए कि बच्चा इससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए
मैंने ऑप्शन को जब टिक कर रहा था तो सबसे पहले थर्ड वाला ऑप्शन को लगाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्टली हार्टली इस चीज़ को सोच रहा था कि यार बच्चे के साथ अगर मिलनसार और उदार होकर के काम किया जाए, ठीक है, तो टीचर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि टीचर पुचकारेगा उसको, गलत चीज़ों के लिए भी टोकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा फोर्थ वाला ऑप्शन कि वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और परेशानियों को समझेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर का जो एक नेचर होता है ना, नमक की तरह होता है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सर हैं डॉक्टर प्रतीक चौरासिया सर, वेरी ही इज़ वेरी हम लोगों की नज़र में उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हम लोग बता नहीं सकते। RI भोपाल में ही उन्होंने हमें पढ़ाया है पूरा 1 ईयर, और अभी वो हाँ मिजोरम यूनिवर्सिटी में वो अभी हैं, ठीक है। तो वो हमसे कहा करते थे कि टीचर का जो नेचर है नमक की तरह होना चाहिए, मिठाई की तरह नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, है ना। क्लास में लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। फर्स्ट बोल रहा है बच्चा डेली क्लास में आ रहा है ना, मतलब उसकी अटेंडेंस की बात हो रही है। अगर अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है तो उससे लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, क्लासरूम डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड, क्लास में अगर अनुशासन बहुत अच्छा है तो उसकी लर्निंग बढ़ेगी। थर्ड, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लास में अगर बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब क्लास में अगर कोई टॉपिक चल रहा है, बच्चा पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है, टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर दे रहा है, उस पर वो अपने तर्क को रखने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है और टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपना तर्क वितर्क कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है, तो इससे ज़्यादा लर्निंग होगी, इसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन, स्टूडेंट जो है उसको बाहरी रूप से मोटिवेट किया जाए, इंटरनली नहीं, बाहरी रूप से, ठीक है, तो ये भी फ्रूटफुल नहीं होगा। यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, थर्ड ऑप्शन, सो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा में संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाधक नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसे टाइप के 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं जो दिमाग को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा करके वक्त को बर्बाद करना, है ना, कहीं से कहीं तक अच्छी बात नहीं है ना। फिर भी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। आप रास्ते से कहीं जाना चाहते हैं और रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर मिल गया, ठीक है, तो आपके पास अगर इतनी ताकत है ना, आपको लग रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है ना, तो हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि उस पत्थर को हम या तो उठा के साइड कर दें या साइड से चलते हुए निकल जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, कक्षा में कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा बाधक नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है क्लास में बच्चों का शोर, ठीक है। तो बेसिकली जो रीज़न होता है मतलब डिस्टर्बेंस का, वो नॉइस कहीं ना कहीं होता ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो है। सेकंड वाला ऑप्शन, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, अब दिमाग काम ही नहीं करेगा। थर्ड, आउटसाइड नॉइज डिस्टर्बिंग द क्लासरूम, यहाँ पे भी नॉइज की बात हो रही है, ठीक है, तो ये तो डिस्टर्ब करेगा ही कम्युनिकेशन को। और फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए आप, लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव, है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस के लिए नॉइज जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ये अपन ने कैंसिल कर दिए, है ना, कि ये तो होगा ही होगा डिस्टर्बेंस के लिए। अब बात आती है सेकंड और फोर्थ वाली की, है ना। तो शिक्षक का भ्रम, तो नॉइस ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहरी रूप से हो, बाहरी रूप से, है ना। तो जब साइकोलॉजिकली अंदर से तूफान चलते हैं बहुत सारे ख्यालों के,
है ना, तब भी कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है नेतृत्व का अभाव, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी लीडरशिप जरूरी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू। एक नए टीचर को अपने कार्य को शुरू करने से पहले फर्स्ट एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन लागू करना होगा। सेकंड इस्टेब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना होगा, मतलब थोड़ा सा घुलना मिलना होगा। ठीक है, थर्ड गिव अ लेक्चर ऑन डज एंड डोंट। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं कहना है ना, क्या करना और क्या नहीं करना है, इस पे थोड़ा सा लेक्चर देना। फोर्थ टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज और हर क्वालिफिकेशंस, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, एज अ टीचर। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बच्चों को दिख ही जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट अप्रोच ऑफ असेसिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की प्रक्रिया का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, है ना, मेथड राइट है रॉन्ग है, क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है पता करने का। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास चल रही है तब, एंड ऑफ द क्लास, क्लास के एंड में, एंड ऑफ यूनिट, यूनिट के एंड होने पे, एंड ऑफ टर्म, जब पूरा सत्र कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है ड्यूरिंग द क्लास, कक्षा के दौरान। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ या साइंस की बात करूँ या किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट है पढ़ाते समय, अगर बच्चे को समझ में आ रहा है ना, और टीचर के द्वारा वो चीज़ पूछी गई है, तो जो लर्निंग का एक कहना चाहिए परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास टीचर अगर उस चीज़ का आकलन करता है और इवन एक टेस्ट कंडक्ट करता है, तो बच्चा हो सकता है उसको मेमोराइज़ करके आ जाए या बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करे, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लासरूम उसको समझ में आया नहीं है। वही बात हो गई एंड ऑफ यूनिट और एंड ऑफ टर्म। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब होते हैं लास्ट में तो एन के एन प्रकार बच्चे लोग कर ही लेते हैं कैसे भी। ठीक है, भले उनको समझ में आए या ना आए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31, एज अ टीचर इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन पोस्ड बाय अ स्टूडेंट इन योर क्लासेस यू वुड। एक क्लास में आप टीचर हो और किसी बच्चे ने बहुत ही अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन उस टाइम आपको पता नहीं है आंसर, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट आस्क अ काउंटर क्वेश्चन टू दैट स्टूडेंट, उस विद्यार्थी को और उलटकर क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चा डर के घबरा के बैठ जाए। ज़्यादातर यही होता है, बहुत सारे बच्चे यस सर डर के कारण वो बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक सही सिचुएशन नहीं है और अब छोड़ ही दो। ठीक है, सेकेंड वाला इग्नोर द क्वेश्चन एंड प्रोसीड विद योर टीचिंग, प्रश्न को इग्नोर मार दिया और पढ़ाते हुए आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें तो कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो अब बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए काम करो, कंटिन्यू रखो, इग्नोर मारो। ठीक है, तो ये भी कहीं से कहीं तक सही आंसर नहीं है। उसके बाद से यू विल रीड एंड डिस्कस नेक्स्ट डे, उससे कहेंगे कि आप पढ़कर अगले दिन चर्चा करेंगे इस बारे में।
ठीक है। एंड फोर्थ, ट्राई एंड गिव सम आंसर, कुछ भी उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन से छुटकारा मिल जाए, भले ही वो बच्चे के फ्यूचर के लिए बुरा साबित हो और उसी गलत आंसर को लेकर वो ज़िंदगी भर बोझा ढोए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ईमानदारी से कह दो ना कि आई डोंट नो इन दिस टाइम बट आई विल I will learn about this and I will read about this and I will give you the best answer of this question. Okay, so here third option is a right answer. ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32. The primary purpose of asking questions in the classroom is to. क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछने का जो एक एम है वो क्या है? फर्स्ट, गिव डायरेक्शंस टू द लर्नर, बच्चे को निर्देश देना. सेकंड, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे डर के कारण बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे. लेकिन लर्निंग का क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो भी ऑप्शन है वो भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है. थर्ड, इंश्योर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, अध्ययन में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना. ठीक है, और फोर्थ है इनेबल स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, अवधारणा को स्पष्ट करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, है ना. तो यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. Which of the following is the most likely reason for a student not interacting with others in the class? तो क्लास में कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं करता, तो इसमें से सबसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जिसकी कि ये कारण हो सकता है उसका. तो फर्स्ट, श्रेष्ठता, हीनता, मनोग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी, है ना. अपने आप को इन बच्चों के बीच में सुपर समझना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना, ये एक रीज़न हो सकता है. या फिर अपने आप को सारे बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स की भावना. ठीक है, कि अपने आप को औरों से कमज़ोर समझना, हीन भावना कहते हैं इसको. ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है एडोलेसेंस और टीनेजर्स में. ठीक है, वो अपने अंदर बहुत कमियां महसूस करते हैं और ज़्यादा मेलजोल नहीं रख पाते हैं. ठीक है, तो सेकंड, लैक ऑफ केयर ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु के लिए लापरवाही. एंड थर्ड, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल का अभाव. फोर्थ, लैक ऑफ इमोशनल स्किल्स, भावनात्मक कौशल का अभाव. ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन हैं कहीं ना कहीं हमें मजबूर करते हैं कि यार सब तो सही लग रहा है, क्या करें. तो यहाँ पे जय माता दी यूज़ कर लेते हैं और किसी को भी टिक कर देते हैं. तो आप एक ऑप्शन देखिए जो सारी चीज़ों को समराइज करता है, वो है थर्ड ऑप्शन, लैक ऑफ सोशल स्किल्स. इसमें सारी स्किल्स आ जाती हैं. ठीक है, सबसे मेलजोल बढ़ाने का और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, इमोशनली कनेक्ट होने का, किसी की केयर करने का. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 34, वाइल मेमोराइजिंग अ पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन इट्स रिटेंशन, कविता को याद करते समय निम्नलिखित में से उसे याद रखने में कौन सहायक होगा? फर्स्ट, रीडिंग एंड रिसाइटेशन. सेकंड, लिसनिंग टू रिसाइटेशन. थर्ड, डिस्कसिंग विथ पीयर्स. फोर्थ, कंपेयरिंग विथ अनदर पोएम. फर्स्ट है पढ़ना और उसको सुनाना, सुनना और उसको सुनाना. थर्ड, अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करना. फोर्थ, दूसरी कविता से
तुलना करना। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है, अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करना, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आएंगी पोएम से रिलेटेड, है ना, तो उसको कंटेस्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं तो वो मेमोरी, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, और जब अपने पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है वो सबसे सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज सारे क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप टू परफॉर्म अ लर्निंग टास्क। कोई कार्य सीखने हेतु विद्यार्थियों के समूह में एक साथ कार्य करने को निम्नलिखित में से सबसे अच्छा वर्णित करता है। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, सेकंड डिस्कवरी लर्निंग, थर्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, फोर्थ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। दिस इज द लेवल ऑफ ग्रुप 2, है ना। बीएससी बीएड में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं सही लगते हैं, बट एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जो सारी चीज़ों को समराइज करता है, वो है फोर्थ वाला ऑप्शन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम। ठीक है, जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है, डिस्कवरी लर्निंग भी होती है और एक्सप्लोरेटरी लर्निंग भी होती है। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जिसको हम कह सकते हैं विच इज ऑप्शन नंबर 4, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आई होप आप लोगों को ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये समझ में आई होगी। और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो टेलीग्राम की लिंक है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, फेसबुक की भी लिंक मैं आपको दूंगा। फेसबुक मेरा पेज है उड़ते परिंदे, क्योंकि जितनी भी वीडियो बन रही हैं, ठीक है, तो सारी मैं फेसबुक के उस पेज में अपलोड करता हूं, और अगर मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे इसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच पाए, इसलिए प्लीज़ फेसबुक का जो पेज है उड़ते परिंदे उसको ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम को जो है मेरा लिंक मैं दे रहा हूँ उसमें, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आंसर कीज़ हैं उसमें दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर होती है, कोई नोट्स हो या फिर हैंड रिटन नोट्स हो, कोई भी चीज़ हो, टेलीग्राम में हम दे दिया करेंगे। ठीक है, तो अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो पार्ट है ना, 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई आपको नहीं पढ़ा सकता वो चीज़, ठीक है, फिर भी अंजलि मैम आपकी बहुत हेल्प करेंगी उसमें। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो बनेगी आप तक वो पहुंच जाए। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम का चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है उसको, ताकि जो भी नई अपडेट्स है आप तक पहुंचते जाए। रही बात रीजनिंग एप्टीट्यूड की, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई अगर टॉपिक है स्पेसिफिक, रेयरली पूछा ही जाता है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक आपको पढ़ना है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड के तो हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे ही, और एक्स्ट्रा हम ये जो रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक वाइज है तो वो भी अपलोड करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे 5 या 6 टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे और आपको थैंक यू बोलें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके जो कमेंट है ना मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं।
और मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं। जब भी मैं सुबह सोकर उठता हूँ और वो कमेंट मुझे बहुत सारे दिखते हैं, सच बता रहा हूँ, वो फीलिंग अलग ही होती है। और सच में आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार डिलीवर होता है आप सब लोगों के पास, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। ये मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, बट स्टार्टिंग में इतना प्यार मिलना वाकई ऑल आर ऑसम। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आई लव यू सो मच। आपको लगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।